हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है नीति निर्देशक तत्वों में। हमारे संविधान में इन्हें भाग 4 में दिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। ये नीति निर्देशक तत्व ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को बताते हैं कि देश को किस दिशा में चलाना है और लोगों के लिए कौन सी कल्याणकारी नीतियां बनानी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये सरकार के लिए एक तरह से मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक तत्व ऐसे नियम या सिद्धांत हैं जो सरकार को ये बताते हैं कि देश में सामाजिक न्याय कैसे स्थापित किया जाए, आर्थिक समानता कैसे लाई जाए, कौन कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे जो आर्थिक असमानता है वो कम हो, लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए, कौन से ऐसे विकास कार्य किए जाएं जिनसे लोगों का जीवन स्तर सुधरे। इन सिद्धांतों को अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि सरकार इनका पालन न करे तो कोई व्यक्ति अदालत में मुकदमा नहीं कर सकता। जैसे कि चुनाव के टाइम विभिन्न राजनीतिक दल अलग इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये विकास कार्य करेंगे, हम आप लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो सरकार उनकी सरकार बन जाती है तो वो अपने इन वादों को नहीं निभाते, वो कार्य नहीं करते जो जिनका उन्होंने प्रॉमिस किया था वो नहीं करते, तो अपन उनके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते। जैसे अपने मूल अधिकारों का हनन होता है तो अपन कोर्ट चले जाते हैं, वैसे इनके लिए हम अदालत में नहीं जा सकते। ये वाद योग्य नहीं है। ये कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक दिशा निर्देश दिखाते हैं सरकार को। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से ली गई है, लेकिन पूर्ण रूप से आयरलैंड के संविधान से नहीं लिए गए हैं। ये गांधी जी की विचारधारा से भी प्रभावित हैं, समाजवादी सिद्धांतों से भी प्रभावित हैं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रभावित हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो हमारी जनता ने झेला है और जो हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने देखा है ग्राउंड पे कि ये प्रॉब्लम्स हैं जनता के बीच, ये आर्थिक असमानताएं हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, तो उनको जब संविधान बन रहा था तब उन लोगों ने उन चीज़ों को देखा था, तब ये निर्देशक तत्व बनाए थे कि सरकार इन असमानताओं को दूर करने के लिए ये कार्य करेगी जिससे ये असमानताएं दूर हों और लोगों का कल्याण हो। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है बनाने का, तो देखते हैं। पहला, सामाजिक न्याय स्थापित करना इनका उद्देश्य है कि सरकार ऐसे कार्य करेगी जिससे जनता को सामाजिक न्याय मिलेगा। सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो असमानताएं हैं, जिस वजह से भी हैं वो सामाजिक असमानताएं, उनको दूर करने का सरकार प्रयास करेगी। जो आर्थिक असमानताएं हैं चाहे वो किसी भी वजह से हो, उन वजहों को दूर करने का सरकार प्रयास करेगी। गरीब और कमज़ोर वर्गों की रक्षा की जाएगी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इन सब कार्यों को करने से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। इसका मतलब है सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे गरीबी कम हो, बेरोजगारी कम हो, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य के साधन उनको मिले। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। संविधान विशेषज्ञों ने, जिन्होंने संविधान बनाया था दोस्तों, उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा था। सामाजिक सिद्धांत, इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता लाना है। इस सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता लाना है। अनुच्छेद 36, अब देखिए 36 से क्या क्या दिया हुआ है 51 तक। 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, जैसे मूल अधिकारों के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, वैसे ही नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद 36 है, जहाँ से शुरुआत होती है 36 से 51, उसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 में यह सिद्धांत अदालती कार्रवाई के योग्य नहीं है लेकिन देश के शासन में मौलिक है। इसमें यह बताया गया है कि ये जो सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व हैं, ये अदालती कार्रवाई के योग्य नहीं है। इनके खिलाफ अपन जाके अदालत में
अदालत नहीं जा सकते, अदालत इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन ये शासन में मौलिक है। सरकार को, राज्य को दिशा निर्देश देते हैं कि ये कार्य आप लोगों को करने चाहिए। अनुच्छेद 38, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा। राज्य को जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व प्रदान किया गया है इस अनुच्छेद के अनुसार। यह सामाजिक कार्य करेगा, समाज में जो असमानताएं हैं उनको दूर करने का कार्य करेगा, आर्थिक असमानताएं उनको दूर करने का कार्य करेगा और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए नीतियां बनाने का निर्देश देता है, जिसमें नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। जैसे नरेगा है, उसमें आजीविका का वो दिया गया है, 100 दिन की का रोजगार का। समान काम के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। यदि समान कार्य है या समान पद पे है, वो समान रैंक है उसका, तो समान वेतन मिलेगा। धन का न्याय संगत वितरण इसमें शामिल है। जबकि अनुच्छेद 39A 39A सामान्य और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक आर्थिक या अन्य असक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित ना रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, जिनको पता नहीं अपने अधिकारों का, तो उनके साथ जब अन्याय होता है तो वो पैसे की वजह से, किसी भी आर्थिक कारण से या किसी और वजह से कोर्ट नहीं जा पाते। तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके साथ अन्याय न हो, उनको न्याय मिले, तो कानूनी सहायता मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। ये 39A में दिया गया है, कानूनी सहायता का प्रावधान इसमें है। राज्य सुनिश्चित करेगा कि पुरुष और महिला को समान वेतन मिले और संसाधनों का समान वितरण हो और बच्चों का शोषण न हो, ये इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है। ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित है कि गांव स्वावलंबी बने, जो शक्तियों के विकेंद्रीकरण ग्राम की बात करता है और ग्रामीण विकास और स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। इसे व्यावहारिक रूप 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिया गया। अनुच्छेद 40 के निर्देश को भारत में पंचायती राज व्यवस्था के रूप में 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। तो देखिएगा दोस्तों, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय भागीदारी बहुत आवश्यक है। अनुच्छेद 41 राज्य बेरोजगार, बीमार और वृद्ध लोगों की सहायता करेगा। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था करेगा, बीमार हैं, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए मुफ्त में इलाज उपलब्ध करवाएगा, और वृद्ध लोगों की, जैसे इसमें वृद्धावस्था पेंशन है, वो इसी के अंतर्गत आती है, वृद्ध लोगों को सहायता देगा। अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार की गारंटी देता है। ये राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर, राज्य की कितनी आर्थिक क्षमता है, कितने उसके पास संसाधन है, उन्हीं के अनुसार बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में नागरिकों को रोजगार देगा, शिक्षा देगा और राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, जो एक कल्याणकारी राज्य के नियम हैं। ये अनुच्छेद 41 के तहत आता है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में सहायता की बात कही गई है। अनुच्छेद 42 कहता है, राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कार्यस्थलों पर न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करे। इसके तहत जैसे महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान करना अनिवार्य है। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश दिया जाए और उनके काम की स्थितियां उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो। उचित कार्य स्थिति श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ और सम्मानजनक माहौल हो वहाँ पे।
उचित कार्य के घंटे, यानी उनके घंटे निश्चित होने चाहिए, कितने घंटे कार्य करवाया जाएगा। और बेहतर काम की स्थितियाँ, मतलब काम की स्थितियाँ उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो। और मातृत्व राहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता, सुरक्षा और मातृत्व अवकाश प्रदान करना इस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 42 के अनुसार। तो ये व्यवस्थाएं राज्य करेगा, ये अनुच्छेद 42 में कहा गया है। कौन कौन सी? महिलाओं को मातृत्व अवकाश, मातृत्व राहत, उनके श्रमिकों के लिए काम के घंटे निश्चित करना, स्वच्छ वातावरण हो, सम्मानजनक माहौल हो वहाँ पे। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल पर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं हो और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो। कानूनी आधार पर यह प्रावधान महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ जैसे कानून को जन्म देता है। अनुच्छेद 43, ये राज्य को सभी श्रमिकों, कृषि औद्योगिक, चाहे वो कृषि में लगे हों चाहे उद्योगों में लगे हों, जीवन निर्वाह योग्य वेतन उचित, मतलब जीवन निर्वाह के लिए एक वेतन निश्चित किया गया है सरकार की तरफ से कि इतना वेतन मिलेगा कम से कम। उचित कार्य स्थितियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश ये देता है। विशेष रूप से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का अनुच्छेद 33 कहता है। जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी देने का, वेतन देने का और काम की स्थितियाँ अच्छी हों, ये अनुच्छेद 43 कहता है। और अनुच्छेद 43A 1976 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये इसके अंतर्गत कहा गया है 43A के अंतर्गत कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यह अनुच्छेद एक सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाला राज्य बनाने का लक्ष्य रखता है, जो ग्रामीण आत्मनिर्भर बन पर जोर दें। ग्रामीण लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने। जब वो उद्योगों के प्रबंधन में उनकी भागीदारी होगी तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे और सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। ये अनुच्छेद 43A में कहा गया है और ये 1976 में जोड़ा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। राज्य को भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है कि सारे राज्य एक जैसे कानून सब राज्यों में होने चाहिए। उसमें किसी धर्म की परवाह किए बिना, जैसे विवाह है या तलाक है, उसके लिए एक समान नियम होने चाहिए। जैसे 3 तलाक है, उसके लिए कुछ मुस्लिम से उन्होंने विरोध किया था, तो पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने कहा था कि ये हमारे धर्म के अनुसार आचरण है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम धर्म के भी खिलाफ है। और ये समान नागरिक संहिता के अनुसार 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें विवाह और तलाक और उत्तराधिकार के लिए समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करना लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, इसीलिए 3 तलाक को समाप्त किया गया है। और ये अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों में आता है। अनुच्छेद 45, इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। राज्य संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्षों के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी वो 14 साल के होंगे तब तक उनको फ्री में निःशुल्क और शिक्षा उनके लिए अनिवार्य है। ये इसमें अनुच्छेद 45 में दिया गया है। अनुच्छेद 46, राज्य को कमज़ोर वर्ग को, विशेषकर अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, अन्य जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देने का निर्देश देता है। यह उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का संवैधानिक दायित्व भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 46 में SC ST के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का संवैधानिक दायित्व राज्य का सुनिश्चित किया गया है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ये बहुत ज़्यादा चला हुआ था इन लोगों का शोषण, तो उससे बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने ये इसमें शामिल किया था अनुच्छेद 46 नीति निर्देशक तत्वों में, और राज्य को का दायित्व बताया था कि ये
निर्देश दिए थे, मतलब दायित्व था, बताया गया राज्य का कि ये कार्य करेगा इनके शोषण से इनको बचाने के लिए और इनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, इनको आर्थिक न्याय दिलाने के लिए। ये अनुच्छेद 46 में कहा गया है। तो इसमें कमज़ोर वर्ग हैं, एससी है, एसटी है, उनको कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए ये अनुच्छेद कहता है। यह अनुच्छेद राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। यह अनुच्छेद इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है। भारत सरकार इस अनुच्छेद के मार्गदर्शन में विभिन्न छात्रवृत्ति देती है। जो रिजर्वेशन दिए गए हैं वो भी इसी अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं, और कौशल विकास कार्यक्रम जैसे आंगनबाड़ी वगैरह हैं वो भी इस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लागू किए हैं। संक्षेप में यह अनुच्छेद भारत में सामाजिक समानता लाने के लिए कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष व्यवहार करने का संवैधानिक निर्देश देता है। अनुच्छेद 47 राज्य को नागरिकों के पोषण, जीवन स्तर को सुधारने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिक कर्तव्य के रूप में बढ़ाने का निर्देश देता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले जो पदार्थ हैं उनको औषधीय प्रयोग को छोड़ के रोक लगाने का निर्देश देता है। यानी जो दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं, इनमें इन नशीले पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इन नशीले पदार्थों की रोक के लिए यह अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा। यानी कृषि में वैज्ञानिक तरीकों से किसानों की आय बढ़ाने, उनकी फसल को की क्वांटिटी और वो बढ़ाने के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को वैज्ञानिक तर्ज पे बढ़ाने के लिए और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा। विशेष रूप से जैसे गाय हैं, बछड़े हैं, दुधारू और वजन ढोने वाले पशुओं के संरक्षण का और उनकी नस्ल सुधार के लिए कदम उठाएगा। जैसे वैज्ञानिक तरीके से उनका जो दूध है वो बढ़ाने का, कृषि जो उपज है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने का, ये इसके लिए राज्य कदम उठाएगा और उनके वध पे रोक लगाएगा। ये इसमें कहा गया है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य वैज्ञानिक तरीकों से कृषकों की आय बढ़ाने और पशुपालन को संगठित करने, विशेष रूप से उनकी नस्लों को सुधारने और उनकी सुरक्षा के उपाय करेगा। 48A में कहा गया है पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों और पर्यावरण का संरक्षण करना और सुधार करना, वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा। राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार तथा वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो 48A में कहा गया है पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार और जो वन्य जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य को राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, ये स्वर्णीय स्मारक हैं को स्थान और ऐतिहासिक या कलात्मक वस्तुओं की रक्षा करने का निर्देश देता है। ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य स्मारकों को नष्ट होने से बचाना और अवैध निर्यात से बचाना है। तो आर्टिकल 49 कहता है जो राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारकें हैं, कलात्मक वस्तुओं की रक्षा करना, इसमें कहा गया है उन स्मारकों को नष्ट होने से बचाना और अवैध निर्यात से बचाना है। अनुच्छेद 50 ये राज्य को लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका अपना स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे, उसमें कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप ना करे, और यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक है। यदि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी तभी वो सही फैसले लेगी। यदि उसमें कार्यपालिका या सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी तो वो सही फैसले नहीं ले पाएगी, सही अपना कार्य स्वतंत्र होकर नहीं कर पाएगी। तो इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कही गई है, और जो राज्य लोक सेवाएं कार्यपालिका और न्यायपालिका को उनको अलग अलग अपने कार्य करने का वो दिया गया निर्देश है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है अनुच्छेद 51 में।
अब देखते हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है नीति निर्देशक तत्वों का। सरकार को नीति बनाने में ये दिशा निर्देश देते हैं कि ये नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, लोगों का आर्थिक कल्याण हो, सामाजिक कल्याण हो। कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करता है, ये मदद मिलती है इससे। इसके दिशा निर्देशों पे सरकार कार्य करेगी तो गरीब और कमज़ोर वर्गों का विकास होगा, उनके लिए कल्याणकारी नीतियाँ बनेंगी तो उनका विकास होगा। सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित होगा, सबके लिए सामाजिक समानता, आर्थिक कल्याण के कार्य किए जाएंगे तो उससे सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना होती है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। मौलिक अधिकार अदालत में लागू कराए जा सकते हैं। यदि आपके किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो और ये नागरिकों को स्वतंत्रता देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अदालत में लागू नहीं करवाए जा सकते। यानी आप इनका यदि सरकार पालन नहीं करती है इन नीति निर्देशक तत्वों का तो आप उन सरकार के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, ये वाद योग्य नहीं है। दोनों मिलकर एक आदर्श सरकार को दिशा निर्देश देते हैं कि ये कार्य करने चाहिए जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हो, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। दोनों मिलकर एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण कुछ निर्णय हैं जो देखते हैं। केशवानंद भारती केस है जिसमें 1973 का 1973 का, इसमें कहा गया कि संविधान का मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह बदला नहीं जा सकता। मिनर्वा मिल्स केस है 1980 का, इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में संतुलन होना चाहिए। ना तो नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों पे हावी होंगे और ना मौलिक अधिकार इस तरह से दिए जा सकते कि जहाँ पे मतलब नीति निर्देशक तत्वों का वो होता है, हनन होता है, या मतलब सरकार ऐसा कोई कार्य करती है जिससे मूल अधिकार आड़े आ रहे हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार था, वो सरकार कल्याणकारी कार्य कर रही थी, तब वो संपत्ति का अधिकार उसमें रोड़े अटका रहा था, तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके 300A में डाल दिया गया। वो इसी वजह से डाला गया था, नीति निर्देशक तत्वों के लिए ही सरकार कल्याणकारी कार्य करती है, आर्थिक नीतियाँ बना रही थी, लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य कर रही थी, कई कुरीतियाँ थी, जमींदारी प्रथा वगैरह उनको समाप्त कर रही थी। तो लोग अपने मूल अधिकारों का हनन बता के सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो उस वजह से उस मूल अधिकार को समाप्त किया गया था। तो इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में संतुलन होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये सरकार को ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है और कैसे एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाना है। हालांकि इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी सरकार के लिए नैतिक दायित्व है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये नीति निर्देशक तत्व समझ आए होंगे, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। सरकार को ये दिशा निर्देश देते हैं, तभी सरकार हमारे लिए योजनाएं, नीतियाँ, विकास कार्य करती है। तो वीडियो यदि लोग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।